तो दोस्तों, अगर आप एक यूपी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं और आप सेकेंड सेमेस्टर में हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स के चैप्टर आंकिक विधियों द्वारा आपको समाकलन मतलब आंकिक विधियों द्वारा आपको वैल्यू ज्ञात करनी है। तो पहले हम आपको ये क्लियर कर दें कि इस चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन आएगा, दो क्वेश्चन मुख्यतः आता है, बट आपको एक क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होता है। तो इस वीडियो में आज हम जो भी बताने वाले हैं आपको उसे ध्यान से देखना है, अपनी नोटबुक के साथ आपको बैठना है और इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक नोट करते हुए देखते हुए चलना है, क्योंकि इस वीडियो से आपका क्लियर होगा 5 नंबर का क्वेश्चन। तो दोस्तों, फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, दे दीजिए हमारे इस वीडियो को एक लाइक और कर दीजिए अपने दोस्तों में भी हमारे इस वीडियो को शेयर, ताकि उनको भी मिल जाए हमारे चैनल का लाभ। और अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में तो आप जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन से, वहाँ मिल जाएगी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं हमारे व्हाट्सएप में और अपना किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और आपको अप्लाइड मैकेनिक्स की क्लासें भी हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर और आपका आज क्लियर करवाते हैं हम 5 नंबर। लेकिन आपको भी हमारा साथ देना पड़ेगा, आपको नोटबुक के साथ बैठना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आके जैसे भी कोई हम अगली अपडेट करें फटाक से आपको मिल जाए और आपको अपने दोस्तों में ज़रूर आप शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो ये आंकिक विधियां होती हैं इसके 3 प्रोसेस होते हैं। 3 विधियों द्वारा हम आंकिक प्रश्नों को हल कर सकते हैं। नंबर 1 जो होता है वो आपका नंबर 1 कहलाता है क्रमिक विभाजन विधि, मतलब क्रमिक विभाजन विधियों द्वारा आप आंकिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 2 आपका होता है रेगुलर मिथ्या विधि या रेगुलर स्थिति विधि, या आप इसे रेगुलर फाल्सी मेथड भी कह सकते हैं। इसके 3 नेम होते हैं, रेगुलर मिथ्या विधि, रेगुलर मिथ्या स्थिति विधि और रेगुलर फाल्सी मेथड। ठीक है, उसके बाद आपका आता है तीसरा न्यूटन रैप्सन मेथड। तो ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तीनों को ध्यान से नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। आगे हम इन तीनों के अबाउट पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं, इसका फार्मूला बताने वाले हैं और इसके एक एक एग्जाम्पल करके हम आपको समझाने वाले हैं। और इसमें हम आपको अभी इसका नॉर्मली इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं, बाकी आपको इसकी प्रश्नावली हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाएंगे। बट जब तक आप इसके पूरे प्रोसेस को नहीं समझ लेते हैं तब तक आप प्रश्नावली को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं क्रमिक विभाजन विधि की। और आपको अगर हमारे वीडियो में कहीं भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्या है क्रमिक विभाजन विधि। इस क्रमिक विभाजन विधि में जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि क्रमिक विभाजन मतलब इसमें क्रमवार विभाजन किया जाता है। जैसे कि आपको कोई इक्वेशन दे दी जाए, ठीक है, कोई इक्वेशन दे दिया जाए, यदि उसका आपको कोई वैल्यू दे दी जाए, वर्ग अंतराल दे दिया जाए, वर्ग अंतराल ए और बी, तो आपको उसमें अगर कहा जाए कि आप क्रमिक विभाजन विधि द्वारा उसको सॉल्व करिए उसके और उसके मूल ज्ञात कर लीजिए, तो आप एफ ए रखेंगे। मान लेते हैं हम एफ एक्स कोई इक्वेशन है तो उसमें आप एफ ए रखेंगे और एफ बी ज्ञात करेंगे। यदि एफ ए और एफ बी जो होगा दोनों के साइन अलग अलग होंगे, मतलब दोनों के यदि चिन्ह अलग अलग हों, ये पॉजिटिव हो तब ये निगेटिव हो और अगर ये निगेटिव हो तो ये पॉजिटिव हो, तो जो इसका मूल होगा उस इक्वेशन का वो ए और बी के बीच में ही स्थित होगा। मगर क्या आगे कंडीशन इसमें क्या कहती है, आपको हम एक बार इसको और स्पष्ट कर दें कि यदि आपको कोई इक्वेशन दिया गया है जिसका वर्ग अंतराल आपको दिया गया है ए बी में, वह सतत है, तब आपका जो मूल होगा वो ए और बी के बीच में कब होगा, जब एफ ए और एफ बी की वैल्यू आपकी विपरीत चिन्ह की होगी, तभी आपका जो मूल होगा वो अंतराल ए और बी के बीच में होगा। इसके लिए आपका फार्मूला क्या होता है, क्रमिक विभाजन विधि के अनुसार अंतराल का मध्यमान जो होता है a प्लस बी बाई 2 होता है, जहां a और b पर फिर से वही हम आपको दोहरा दें कि एफ ए और एफ बी की वैल्यू जो होगी वो विपरीत साइन की होगी। अगर ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव तो अगला निगेटिव। तो जस्ट फार्मूला, मेन फार्मूला आपका यही आ गया कि मध्यमान जो होगा वो a प्लस बी बाई 2 के फॉर्म में होगा। तो जिसका मूल का प्रथम सन्निकट वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी बाई 2। जस्ट इसी प्रकार से आपका जो एक्स नॉट आएगा, यहाँ से एक्स नॉट अगर आपका पॉजिटिव आ जाएगा, अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए कि अगर आपका एक्स नॉट जो यहाँ से आपको मिलेगा अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो आप देखेंगे कि निगेटिव किस में है। अगर एफ ए निगेटिव रहेगा तो फिर अगला मूल जो होगा वो ए और एक्स नॉट के बीच में आ जाएगा। बट अगर बी वाला आपका निगेटिव रहेगा तो मूल जो होगा आपका एक्स नॉट और बी के बीच में आ जाएगा।
इसमें आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन अभी हो रही होगी, बट आगे आपको हम जब एक उदाहरण समझाएंगे तो आपको उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। तो इसमें पहला मूल आपने देख लिया, दूसरा मूल जस्ट उसी प्रकार से x1 इज इक्वल टू ए प्लस एक्स नॉट बाई टू हो जाएगा, और x2 जो होगा वो आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये दो कंडीशन आपको दे दी गई है कि x1 ए प्लस एक्स नॉट हो गया। जब आपका मान लीजिए हम जो अभी आपको बताया कि ये अगर x नॉट पॉजिटिव है तो a को नेगेटिव होना चाहिए a पर, तो आपको हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको आगे स्पष्ट समझाते हैं। चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल आपको दिया गया है, समीकरण एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 8 का वास्तविक मूल 3 शुद्ध दशमलव स्थानों तक क्रमिक विभाजन विधि से आपको इसमें ज्ञात करना है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, इसी को आइए हम आज इसमें समझते हैं और आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले आपको जो इक्वेशन दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इस पर हम देखते हैं कि अगर हम x के प्लेस पर 1 रख देते हैं तो f1 की वैल्यू क्या आती है। आप रखेंगे इस इक्वेशन पर x के प्लेस पर 1, तो f1 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, -10। फिर हम रखेंगे, अगर हम x के प्लेस पर जस्ट बढ़ा के 2 रख दें, ठीक है, आपको ऐसे ही हर एक इक्वेशन में रख के आपको ऐसे ही ज्ञात करना है। आप जब यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 पर हम देखते हैं कि क्या आ जाएगा, इसका मान f2 के मान वो आ जाएगा आपका -6। आप इसे अपनी नोटबुक में करेंगे, रफ में करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जस्ट उसी प्रकार अगर आप x के प्लेस पर 3 रख देंगे तो वो आपका आ जाएगा +10। अब ध्यान यहाँ से दीजिए कि f1 पर वैल्यू निगेटिव है, f2 पर वैल्यू निगेटिव है, f3 पर वैल्यू पॉजिटिव है। मतलब यहाँ से ये स्पष्ट हो जाता है कि एक पॉजिटिव आ रहा है आपका और दूसरा निगेटिव आ रहा है। मतलब मूल जो है वो 1 और 3 के बीच में ही है, बट उसका सन्निकट मान आपको कैसे ज्ञात करना है। देखिए, आप 1 से अगर आप थोड़ा सा 1 2 3 आप कर दिए तो ये तो स्पष्ट हो गया कि 1 से 3 के बीच में मूल है, क्योंकि 1 जो है आपका निगेटिव आ रहा है और 3 पॉजिटिव आ रहा है। बट जब आप 1 से चलते हैं तो आप देखते हैं कि 2 पर भी आपका जो मान आ रहा है वो फिर से निगेटिव ही आ रहा है। तो मतलब अब यहाँ से फिर से क्या स्पष्ट हो जाता है कि आपका जो मूल होगा वो 2 और 3 के बीच में है। मतलब आपको क्या मिल गया, अब न्यूनतम वर्ग अंतराल 2 और 3, मतलब मूल आपका जो है वो 2 और 3 के बीच में है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको यहीं पर क्रमिक विभाजन विधि लगा देनी है। तो जब आप क्रमिक विभाजन विधि लगाएंगे तो प्रथम सन्निकट मूल क्या आ जाएगा, 2 + 3/2। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 + 3 हो जाएगा इक्वल टू 5, और जब 5/2 करेंगे तो आपका आ जाएगा x0 इज इक्वल टू 2.5। देखिए, अब ये क्या हो गया, ये आपका दशमलव के एक अंक तक शुद्ध माना गया। लेकिन आप क्वेश्चन में आप देखिए क्या कहा गया है, 3 स्थान तक आपको निकालना है, ठीक है। तो एक स्थान तक आपको मिल गया 2.5। जस्ट इसी प्रकार अब हम क्या मान निकालेंगे, f2.5, मतलब f2.5। अगर हम f2.5 निकालेंगे तो आपका इक्वेशन क्या था, एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 8 था। तो अगर आप x के प्लेस पर 2.5 रख देंगे तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा +0.125। यहाँ आप देख लीजिए ये लिखा हुआ है कि आपका आ जाएगा इसका मान f2.5 का पॉजिटिव का 0.125। देखिए, अब ये आपका पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा और समझना है, f2.5 पर आपका जो मान आया है वो पॉजिटिव आ गया है, और आपका क्या कहता है क्रमिक विभाजन विधि की मूल उन्हीं इक्वेशन उन्हीं दो मानों के बीच में होगा जिस पर कि fa की मान पॉजिटिव हो और fb का मान निगेटिव हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपका f2.5 पर पॉजिटिव आया तो आप निगेटिव देखिए कि कहाँ है, सन्निकट निगेटिव। तो 3 पर भी पॉजिटिव है, मतलब 3 वाला तो नहीं लिया जाएगा, और आपका 2 जो है 2 निगेटिव है। मतलब आपका मूल जो है, अब मूल आपका 2 और 2.5 के बीच में है। तो आप फिर से आपको इसी पर क्रमिक विभाजन विधि लगा देना है, किसके किसके बीच में, 2 और 2.5 के बीच में। फिर जब आप द्वितीय सन्निकट मान निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 2 + 2.5/2। तो ये आपका हो जाएगा 4.5/2 इज इक्वल टू 2.25। अब आप फिर से x के प्लेस पर आप रख देंगे 2.25। जब आप फिर से x के प्लेस पर 2.25 रखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो आपका ये फिर से आ जाएगा नेगेटिव में -3.36। अब फिर आप यहाँ पर फिर से आप समझिए कि ये वैल्यू जो आई है f2.25 पर ये निगेटिव आई है, और आपका मूल किसके किसके बीच में होगा, पॉजिटिव और निगेटिव के। अब देखिए आपका सन्निकट पॉजिटिव वैल्यू कहाँ है, सन्निकट पॉजिटिव वैल्यू आप पहले 1 से चले थे तो आप 2 तक आए थे, फिर आप 3 तक गए थे तो आपका a हट गया था, फिर आपका 3 हट गया था, यहाँ पर आपका आ गया था 2.5, और अब फिर आपको क्या मिल गया है 2.25।
अब आप देखिए 2.25 पर जो वैल्यू आ रही है आपकी ये निगेटिव आ रही है और 2.5 पर आपकी वैल्यू पॉजिटिव थी, तो मतलब मोल जो होगा 2.25 और 2.5 के बीच में है। तो जब आप फिर से इस पर क्रमिक विभाजन विधि लगा देंगे 2.5 और 2.25 के बीच में, तो ये आपका आ जाएगा 2.375 और आपका यही 3 अंक तक शुद्ध मान आ गया उस इक्वेशन का। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको कहीं पर भी अगर डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर आपका दूसरा मेथड आता है न्यूटन मिथ्या विधि या मिथ्या स्थिति विधि या रेगुलर फाल्सी मेथड। तो इस मेथड में जस्ट उसी प्रकार पूरी कंडीशंस होती है, बट इसका फार्मूला अलग होता है। इसमें भी सन्निकट मान पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में ही लिया जाता है। इसका फार्मूला आपका होता है x2 इज इक्वल टू x0 माइनस x1 माइनस x0 बाई fx1 माइनस fx0 इंटू fx0। आपको यही फार्मूला ध्यान देना है। अगर आप इसी फार्मूले को रट लेते हैं, आप ध्यान दे देते हैं, तो आप न्यूटन ये जो है आपका है रेगुलर फाल्सी मेथड, आप इससे सॉल्व आसानी के साथ कर सकते हैं अगर आपने क्रमिक विभाजन विधि अच्छे से समझा है तब। मेन फार्मूला आपका ये है। अब हम इसका भी आपको एक एग्जांपल बताते हैं। जस्ट वही हम ले लेते हैं, मान लेते हैं हम कि जस्ट हमने सेम टू सेम इक्वेशन वही लिया है। एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 8, वहाँ पर माइनस 8 था, हमने यहाँ पर माइनस 5 ले लिया है। एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 5 का आपको मूल का द्वितीय सन्निकट मान निकालना है किससे? रेगुलर मिथ्या विधि से। तो रेगुलर मिथ्या विधि का हमने फार्मूला देख लिया कि x0 माइनस x1 माइनस x0 अपान x1 माइनस fx0 इंटू fx0 होता है। तो जस्ट उसी फार्मूले को हम यहाँ यूज करेंगे। सबसे पहले हम पॉजिटिव निगेटिव मान देखेंगे कि किसके किसके बीच में पॉजिटिव आ रहा है और किसके किसके बीच में निगेटिव आ रहा है। तो इस इक्वेशन के लिए हम सबसे पहले 1 से चलेंगे। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं हम 0 से चलते हैं। तो 0 पे हम देखते हैं कि वैल्यू आपकी निगेटिव आती है, -5 आती है। फिर हम किस पे चलेंगे? फिर हम 1 तक जाएंगे। तो 1 पर हम देखते हैं कि 1 पर भी वैल्यू निगेटिव आ गई, मतलब आपका जो मूल है वो 0 और 1 के बीच में नहीं, मतलब 1 से और आगे आपका जाएगा। फिर हम 2 रख देते हैं। अगर 2 पर हम देखते हैं f2 की वैल्यू, तो ये भी निगेटिव आ जाती है, मतलब आपका जो मान होगा वो 1 2 के बीच में भी नहीं होगा, वो 2 से बड़ा होगा। और फिर जब हम 3 रख देते हैं तो 3 पर आपकी वैल्यू जो आती है पॉजिटिव आ जाती है, मतलब आपका जो मूल होगा वो 2 और 3 के बीच में होगा। अब आपको मूल कैसे ज्ञात करना है? आप इसको मान लेंगे x0 और इसको मान लेंगे x1। जस्ट आपको वैल्यू सारी रख देनी है, आपका क्वेश्चन यहीं से फटाक से सॉल्व हो जाना है। जस्ट आप जब रखेंगे तो आपको केवल फार्मूला लगा देना है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाना है। तो आपका सबसे पहले x0 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 2, और x1 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 3। तो आपको फार्मूले में आपने देखा था कि आपको x0 भी चाहिए और आपको fx1 भी चाहिए, क्योंकि फार्मूला आपका क्या था? फार्मूला था x0 माइनस fx1 माइनस fx0, माफ़ कीजिएगा गलत फार्मूला लिख रहे हैं हम, x0 माइनस x1 माइनस x0 बाई fx1 माइनस fx0 इंटू fx0, ये फार्मूला था। तो इसमें हमें x0 भी मिल गया, x1 भी मिल गया। अब हमें fx1 निकालना है और fx0 निकालना है। तो हम fx1 निकालेंगे। तो जब आप fx1 निकाल लेंगे तो उसकी वैल्यू यहीं से आप देख लीजिए, अभी जस्ट हमने यहाँ से निकाला था। तो आपको x0 की वैल्यू 2 मिली है, तो आपका fx0 का मान क्या आ जाएगा? -3। और fx1 की वैल्यू आपकी, x1 की वैल्यू आपकी अगर 3 है तो fx1 की वैल्यू आपकी 13 आ जाएगी पॉजिटिव में। तो आप जस्ट उसी फार्मूले पे रख दीजिए, ये फार्मूला आपका रहा। अब जब फार्मूले पे रखेंगे तो आपको सारा मान पता है। fx0 का मान, अब जब x0 को आप 2 लेते हैं तो आपका fx0 का मान आ जाएगा -3, और fx अगर आप x1 इज इक्वल टू 3 लेते हैं तो आपका आ जाएगा f3 इज इक्वल टू 13। आपको इसी इक्वेशन पे रख देना है आपको जो मेन फार्मूला है। x0 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 2 अपान fx1 मतलब 13 माइनस, फिर आपका ये है fx0 मतलब -3 इंटू -3। जब आप इसे सॉल्व कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 2.19। ये आपका प्रथम सन्निकट मान है। इसमें आपको द्वितीय सन्निकट मान निकालना है। द्वितीय सन्निकट मान के लिए फिर आप 2.19 का निकालेंगे। इस पर f का वैल्यू क्या होगा? तो जब आप x के प्लेस पर 2.19 रखेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा -1.07, मतलब ये वैल्यू निगेटिव में है। अब ये वैल्यू निगेटिव में है, आपको पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पर मिली थी? आपको पॉजिटिव वैल्यू मिली थी 3 पर। तो मतलब आपका मूल क्या होगा? मतलब आपका मूल जो होगा 2.19 और 3 के बीच में होगा।
तो आप एक्स नॉट आपको मिल गया। अब नया एक्स नॉट क्या मिला, 2.19, और ये x1 की वैल्यू आपकी 3 ही रहेगी। जब आप इससे एफ एक्स नॉट निकालेंगे तो वो आपका आ जाएगा -1.07, और आपका एफ एक्स वन का मान आपका आ जाएगा 13। आपको उसी फार्मूले पे रख देना है। आप जब रखेंगे तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2.25, यही आपका द्वितीय सन्निकट मान होगा। तो अगर आपको इसमें कहीं डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपको इसका डाउट जरूर क्लियर करने का प्रयत्न करेंगे। फिर आपका तीसरा आता है न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड क्या कहलाता है? न्यूटन रैप्सन मेथड का मेन फार्मूला ये आपका होता है x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपान एफ डैश एक्स नॉट। मतलब एफ डैश एक्स नॉट आप कहाँ से निकालेंगे? आपको जो एफ एक्स दिया गया है इसी को आपको एक बार इसका अवकलन करना है, फिर आपको उसी पर एक्स नॉट की वैल्यू रख देनी है। आपका ये भी आराम से आप निकाल सकते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड से। न्यूटन रैप्सन मेथड का मेन फार्मूला ये आपका होता है x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपान एफ डैश एक्स नॉट, जहाँ पर आपका एक्स नॉट क्या होता है, ए होता है। ठीक है, आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। इसका आपको हम एक एग्जांपल दिखाते हैं। आपको जस्ट वही इक्वेशन दिया गया है जो इक्वेशन भी हमने जस्ट सॉल्व किया था रेगुलर फाल्सी मेथड में। तो आपको दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 के मूल का आपको द्वितीय सन्निकट मान निकालना है न्यूटन रैप्सन मेथड के यूज से। तो आप एफ एक्स इज इक्वल टू आपको ये लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 5। जब आप क्या करेंगे, x के 2 से कम सभी मानों के लिए मूल आपका ये ऋणात्मक आएगा। आप जब इसे रखेंगे, आप x की वैल्यू जो होगी 2 से अगर कम रखेंगे तो सभी पर आपका जो मान आएगा वो निगेटिव आएगा, तथा x के 3 से अधिक सभी मानों के लिए पॉजिटिव आएगा। अतः समीकरण का केवल एक मूल है जो अंतराल 2,3 के बीच में है। ये हमारा पहले ही स्पष्ट हो गया था, इसके पहले जो हमने किया था, मतलब उदाहरण सॉल्व किया था। अब आपको अन्य 2 मूल इसके काल्पनिक है, मतलब एक ही मूल आपका इसमें रियल है। तो उसी रियल मूल को हम निकालेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड से। तो आपका इसमें एक्स नॉट जो होगा वो सबसे छोटा वाला लिया जाता है, एक्स नॉट आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, एक्स नॉट आपका 2 हो जाएगा। तो आपको एक्स डैश भी निकालना है, एफ डैश एक्स निकालना है। तो आपको एफ एक्स की वैल्यू दी गई है एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 5। जब आप इसका एक बार अवकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3। आप एक्स नॉट जब रखेंगे इस वाले पे, मतलब एफ एक्स पे, तो एफ एक्स नॉट आपका आ जाएगा -3, और जब आप एफ डैश एक्स नॉट निकालेंगे तो वो आपका आ जाएगा 9। जस्ट आपको फार्मूला लगा देना है, x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट अपान एफ डैश एक्स नॉट। मतलब ये आपका हो जाएगा 2 माइनस -3/9। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका प्रथम सन्निकट मान आ जाएगा 2.33। फिर से आपको इस पर क्या लगा देना है, आपको द्वितीय सन्निकट मान निकालना है। तो आपको x1 का मान मिल गया, मतलब आपको प्रथम सन्निकट मान मिला है 2.33। तो आप इसे मान लेंगे फिर से x नॉट 2.33 को। जस्ट अब आपको फिर से इसी पे जैसे हमने ये निकाला है x1 की वैल्यू, जस्ट उसी प्रकार से हम x1 निकालेंगे और एफ x1 निकालेंगे और एफ डैश x1 निकालेंगे। जस्ट वही आपको यहाँ पर देखिए ये वैल्यू दी गई है। आप इसी पर x के प्लेस पर रख देंगे, क्या रखना है आपको 2.33, और आपको यहाँ एफ डैश x के प्लेस पर भी रख देना है 2.33। एफ जब आप एफ एक्स निकाल लेंगे और एफ डैश एक्स निकाल लेंगे तो हमें फार्मूला पता है, x2 इज इक्वल टू x1 माइनस एफ x1 बाई एफ डैश x1। आप इसे रख देंगे तो आपका ये मान आ जाएगा 2.23। यही आपका द्वितीय सन्निकट मान कहलाएगा। किस मेथड से? न्यूटन रैप्सन मेथड से। तो इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इसके जो आगे एग्जाम्पल हैं, इसमें और एक मेथड आता है आपका गॉस विलोपन विधि, मतलब गॉस एलिवेशन मेथड। उसे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। तो हमारा अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, और इसके प्रश्नावली सॉल्व करने के लिए भी हम आपको अगले वीडियो का इंतजार करना है। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।